गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम राजस्थान की आहड़ सभ्यता के बारे में बात करेंगे। आहड़ सभ्यता से बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं दोस्तों बहुत मेहनत के साथ में वीडियो बनाता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो बड़े विस्तार के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। सभ्यताओं के अंदर जितना अंतराल है उनके अंदर प्रतीक रूप से विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं भी हम देखेंगे। तो सब पे बात करेंगे। अपन शुरू करते हैं। आहड़ सभ्यता। ये है आहड़ सभ्यता। आज का टॉपिक जो है वो क्या है? आहड़ सभ्यता। दोस्तों कुछ चीजें हम पॉइंट वाइज बताएंगे, कुछ चीजें हम अभी आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि आहड़ सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण मतलब कि यहाँ पर जो है जो सिस्टम है वो ग्राम का, जैसे गांव के अंदर होता है झोपड़ी बना करके रहना, वो सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो आज ग्रामीण सभ्यता है ये, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी ताम्रकालीन जो सभ्यताएं मिली हैं, जहां से ताम्र के अवशेष मिले हैं तांबे के, वो सब ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत ही आती है। और धीरे धीरे ये सभ्यताएं जब कांस्य युगीन सभ्यता में विलीन होती हैं तब ये शहरीकरण की ओर बढ़ती है, नागरीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें नागरिक सभ्यता बोला जाता है बाद में। अब हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता को क्या क्या बोला जाता है। तो इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है। मैं सारी चीजों को आज क्लियर करा दूंगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इसको किस किस उपनाम से जाना जा रहा है, इसकी स्थिति, इसके बारे में और भी चीजें पे हम बात करेंगे। इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, ये सारी चीजों पर भी बात करेंगे, ठीक है। इसको बनास एक नदी है बेसिकली, तो नदी के आसपास ही सभ्यताओं का विकास होता है। इसी वजह से नदी से रिलेट करके भी इसको बोला जा रहा है कि बनास सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता तो सिंधु नदी के तट पर हुई, ऐसे ये बनास सभ्यता है। अच्छा एक चीज है, आहड़ जो है राजस्थान में जो पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का बड़ा केंद्र है। ये आहड़ जो है ताम्रकालीन संस्कृति का बड़ा केंद्र है। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट है एक प्रकार से। क्या क्या इसकी खूबी है, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ग्रामीण सभ्यता है, बनास सभ्यता भी बोला जाता है। राजस्थान ताम्रकालीन संस्कृति का बड़ा स्थल है ये, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट बनने शुरू हो जाएंगे। अब इसके कई नाम मिलते हैं आहड़ सभ्यता के। क्या क्या नाम मिलते हैं? ये जहां पर स्थित है उदयपुर में, तो वहां पर एक गांव है आगटपुर, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? आगटपुर सभ्यता, ठीक है। क्या इसको आगट सभ्यता बोला जाता है? ये अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं क्योंकि आगटपुर गांव के पास है, तो उससे गांव से रिलेट करके, है ना, जोड़ के इसको देखा जा रहा है। इसी वजह से इसका नाम गांव से जोड़ करके भी देखा गया, नदी से भी जोड़ करके देखा गया, ठीक है। इसका जो स्थानीय नाम है, जो लोग ने नाम दिया है, इसका मतलब वहां के जो निवासी हैं आगटपुर गांव के, तो उनका जो इन्होंने स्थानीय नाम जो इसको दिया है, उन लोगों ने इसको बोला जाता है क्या? धूलकोट। धूलकोट बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है उसके आधार पर जो इसका नामकरण हुआ है उसको बोलते हैं ताम्रवती नगरी। वती नगरी, ठीक है। और यहां से बहुत सारी तांबे की ऐसी चीजें मिली है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये ताम्रवती नगरी होगी। और जो यहां से हमें तांबे के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के साक्ष्य मिलते हैं,
निर्यात के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो तांबे की जो ताम्र युगीन सभ्यता है उसकी जननी किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, और जो ताम्रवती नगरी है वो इसको कहा जाता है, आर्य सभ्यता को। और ताम्र जो गणेश्वर है वहां से हमें बहुत सारे जो है उपकरण भी मिले हैं तांबे के। ठीक है, इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, अब लिख लो यहां, खोज का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास जी हैं। अक्षय कीर्ति व्यास जी कब की, 1953 में। मैंने बताया था कालीबंगा की खोज हुई है 1952 में, अमलानंद घोष जी करते हैं। एक साल बाद में जो है ये अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं। किसकी करते हैं, 1953 में आर्य सभ्यता की करते हैं। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास। अब इसमें 3 जोड़ दिया तो 1956 हो गया। ठीक है, इसमें कौन करता है, तो इसमें करते हैं आपका रतन चंद्र अग्रवाल। ये उत्खनन करते हैं 1956 में, रतन चंद्र अग्रवाल। खोज करी किसने, अक्षय कीर्ति व्यास 1953, और जो उत्खनन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, तो रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, कब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई साहब 1956 में। इसमें 6 और जोड़ दो, 1962 हो गया। पुनः उत्खनन हो जाएगा, और कौन करता है, एच डी सांकालिया। ठीक है, यहां लिख देता हूं पुनः उत्खनन, दोबारा खुदाई जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रिक है, एक प्रकार से याद करने की, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पुनः उत्खनन जो करते हैं एच डी संकालिया 1962 में, रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं प्रथम उत्खनन। खोज करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में, 1962 में एच डी संकालिया पुनः उत्खनन कर रहे हैं। यहां तक बात ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां से हमें क्या क्या मिल रहा है, प्राप्त वस्तु जो है, मैंने लोकेशन बता दी इसकी, कहां है, उदयपुर के अंदर है भाई। ये उदयपुर है, यहां पर जो है ये सभ्यता, ये जो है हमारा क्या है, आयड़ नदी है, आयड़ नदी। ठीक है, इसको बेड़च नदी भी बोलते हैं, ये अभी विस्तार से समझाएंगे। बेड़च नदी के तट पर है। सभ्यताओं का विकास नदियों के द्वारा होता है, इसीलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा गया है। तो ये आयड़ नदी के पास है, उदयपुर जिला है। ठीक है, ये यहाँ पे गोगुंदा की पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी है, यहां से वर्षा होती है, और ये वर्षा होकर के यहां पर एक झील है, उदय सागर झील। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से जो पानी बहता है वो नदी के माध्यम से उदय सागर झील के अंदर जाके मिलता है, और इसके अंदर विलय होता है। इसी कारण इसको, जब तक ये नहीं मिलता तब तक ये आयड़ है, और जब मिल जाता है तब ये बेड़च नदी हो जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि आहार सभ्यता आयड़ नदी के पास है, और बेड़च नदी के पास भी इसको माना जाता है। ऑप्शन में जैसा होगा आपको लगाना होगा। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति है उदयपुर में, गोगुंदा की पहाड़ी है वहां। बहरहाल अभी इसको और विस्तार से समझाएंगे। तो यहां पर क्या है, मैं मिटा देता हूं थोड़ा, आप देखिए। अभी इसको और लेके चलना है, सॉरी लंबा चलेगा हमारा ये। बस्तियों के 8 स्तर मिले। अब देखो, किसी सभ्यता को अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उससे ऐसी क्या खास चीज मिलती है जिसकी वजह से वो और सभ्यताओं से भिन्न हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या मिला है, बस्तियों के 8 स्तर, 8 स्तर मिले हैं। इसको मैं समझाऊंगा। बस्तियों के 8 स्तर का मतलब क्या है, जो वहां पर बस्तियां हैं, मकान हैं, झोपड़ियां हैं,
उनके 8 स्तर हैं, यानी कि उनके विधिवत तरीके जो है बनाने के, उनके अंदर जो मानवीय प्रक्रिया है, किस प्रकार से मकानों को बनाना है, किस प्रकार से मकानों की जो है उनकी बुनियाद रखनी है, वो सारी चीजों को विधिवत तरीका जो है उसके हिसाब से 8 स्तर हैं। इस पे बाद में बात करेंगे। यहां से और क्या मिला है, यहां से 6 से 8 बड़े बड़े चूल्हे मिलते हैं, तो एक जगह से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ आड़ में बड़े बड़े चूल्हे मिल रहे हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था होगी, यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था होगी। सामूहिक भोजन होता है या तो किसी प्रकार से, जैसे किसी विशेष उपलक्ष्य में, किसी त्योहार पे, किसी उत्सव पे इस प्रकार का भोज होता होगा, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार का भोज होता होगा, या फिर ये संयुक्त परिवार होगा। संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन चूल्हों के माध्यम से ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ कंबाइंड फैमिली होगी, इसी वजह से इतने सारे चूल्हे हैं। लेकिन कंबाइंड फैमिली भी यदि होती है तो हम देखेंगे अलग अलग चूल्हा होने का मतलब कुछ और होता है। उसको विभिन्न प्रकार की हम उसको उसके अंदर देखते हैं कि भाई घरों का टूटना, अलग अलग होना, नियारा हो जाना, इस तरह का देखते हैं अलग अलग चूल्हे हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये हमें मिल रहे हैं 6-8 चूल्हे मिल रहे हैं, 6 से 8 बड़े बड़े चूल्हे, जिससे सामूहिक भोजन की व्यवस्था का प्रमाण मिलते हैं कि भाई इस प्रकार होगा, सामूहिक भोजन होता होगा, या फिर यहाँ पर क्या होता होगा, यहाँ संयुक्त परिवार होता होगा। इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया था। यहाँ पर जो घर बनाते थे लोग, जो घर जो बनाते थे कच्ची ईंटों से धूप में सुखाकर मकान बनाते, ठीक है, ऐसे मकान बनाते थे, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यदि मृतक मर गया, मृतक होता है ना, डेड बॉडी है, जिसको मैयत भी बोलते हैं, उर्दू भाषा में मैयत, अरबी में बोलते हैं मैयत, या शब बोल देते हैं, डेड बॉडी बोल देते हैं। तो डेड बॉडी के आसपास क्या करते थे, उसको के पास मिट्टी के आभूषण दफनाते थे और डेड बॉडी को भी दफनाया जाता था। ठीक है, डेड बॉडी को भी दफनाया जाता था, और जिससे क्या अनुमान निकलता है, इससे पुनर्जन्म की में विश्वास की बात का पता लगता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए ये गहने मन के आभूषण इनके पास रहते थे। शायद इसको उपयोग में ले लेंगे, भविष्य में अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे, इसीलिए डेड बॉडी के साथ में यहाँ पर आभूषणों को दफनाया जाता था, शव के पास रखे जाते थे। यहाँ जो है सबसे ज्यादा, इसको अभी बोला हमने, ताम्रवती नगरी के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, क्यों जाना जाता है, क्या ऐसी खासियत है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या ऐसी बात है कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वजह यह है कि ये सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा तांबे का उत्खनन हुआ है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा तांबे का उत्खनन, सबसे ज्यादा तांबे का खुदाई हुई है, सबसे ज्यादा तांबे का उत्खनन, है ना, खुदाई में सबसे ज्यादा तांबा निकल रहा है। तो ये खासियत है किसकी, आहड़ सभ्यता की। सबसे अधिक उपकरण कहां मिले तांबे के, गणेश्वर के अंदर मिले, वो भी एक ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर क्या है दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा आपको, एक शब्द है टेराकोटा, इस पे हम रुकते हैं जरा। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब क्या होता है, आसपास
जहां पर भी आप रहते होंगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा हूं टेराकोटा को समझाने के लिए। जहां हम आसपास रहते हैं वहीं आसपास मोहल्ले के, शहर के शुरुआत में या शहर के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटके के सामान बेचते हैं, मटका बेचते हैं, गुल्लक बेचते हैं, मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं। आपने देखा लाल लाल मटका जो होता है बिल्कुल आंच पे सिका हुआ, वो टेराकोटा का ही एक माध्यम है। टेराकोटा एक पर्टिकुलर एक विधि है जिसमें मिट्टी की बनाई हुई एक मिट्टी से चीज बनाई जाती है, उसको होलो बनाया जाता है, मतलब अंदर से खोखला रहता है, मिट्टी की परत से वो चीजें बनाई जाती हैं, अंदर से खोखला रखा जाता है। उसके बाद उसको भट्टी पर 500 से 800 डिग्री सेल्सियस पर उसको धीमी धीमी आंच पर तपाया जाता है। तपने के बाद में वो बिल्कुल बेक्ड हो जाता है, बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है और वो बिल्कुल ऐसा भुरभुरा होकर आता है जैसे अभी बेकरी में से फैन निकल के आए, अभी पापे निकल के आए हैं, ऐसा हो जाता है बिल्कुल। और वो उसको बाद में सजाने के काम आता है, उपयोग में आता है, पानी पीते हैं मटके से। इसी प्रकार से टेराकोटा की मूर्तियां होती थी जो मिट्टी की बनाई जाती थी, जिनको मृण मूर्तियां बोला जाता है। वो मिट्टी की मूर्तियों को भट्टी के अंदर रखा जाता था, उनको एक पर्टिकुलर तापमान पर पकाया जाता था। उसके बाद में फिर वो बच्चों के खिलौने के लिए, धार्मिक आस्था के लिए, सजाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों में उसका उपयोग किया जाता था। तो यहां से टेराकोटा में एक वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल। बैल मिला है, कहां से मिला है? यहां से टेराकोटा का बैल मिला है, वृषभ बैल मिला है। तो इसको ये खिलौने के रूप में है और इसको क्या बोला जाता है? बनासियन बुल बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बनास नदी के पास से मिला है। और मैं आपको बता दूं कि ये उदय सागर झील में जो नदी आकर के गिरती है बेड़च, वो आगे जाकर के बनास नदी में ही मिल जाती है, जिसकी वजह से इसको बनासियन सभ्यता भी बोला जाता है। मैंने शुरू में ही बोला था। इसीलिए इस बैल को भी बनास से रिलेट किया जा रहा है, इसीलिए इसको बनासियन बुल कहा जाता है। बनासियन बुल, यहां तक याद रहेगा, नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं। यहां पर हमें यहां पर 6 ग्रीक मुद्राएं तांबे की मिली हैं। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज बताने की बात है। आहड़ सभ्यता के साक्ष्य हमें पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति में मिलते हैं। इसका जो समय है 1900 से 1200 ईसा पूर्व का माना है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। यह सभ्यता आज से 4000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता के साक्ष्य हमें लोह काल में भी मिलते हैं। जब लोह युग आता है, महाजनपद काल आता है, उस सभ्यता के अंदर भी हमें जो है इस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से बात क्लियर हो जाएगी। यहां 6 ग्रीक मुद्राएं जो सिक्के कॉइन होते हैं, ये कॉइन जो है 6 ग्रीक कॉइन मिले हैं तांबे के। इससे 2 बातें क्लियर होती हैं। एक तो जो राजस्थान आहड़ सभ्यता का जो तांबा है वो बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था, हमें पता है। उसके बाद ग्रीक लोग जो थे, संभवतः यहाँ पर ग्रीक लोग और जो आहड़ सभ्यता के लोग था, उनका आपस में वस्तुओं का विनिमय, आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती होगी और ये अपने व्यापार वाणिज्य में सक्षम होगा। इसी वजह से मुद्राओं का यहाँ रह जाना इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पर ग्रीक लोग आते होंगे, ग्रीक से व्यापार होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है एक तरफ हमें दिखता है अपोलो। ये अपोलो की मूर्ति है जो यूनानियों के प्रमुख देवता है अपोलो। और यह यूनानी लेख है, एक सिक्के पर ये छपा हुआ, मतलब एक हेड टेल की तरह, एक इधर की साइड में अपोलो देवता और इधर की तरफ क्या है कि ये यूनानी लेख है, यूनानी स्क्रिप्ट है और बीच में त्रिशूल है।
ये यहाँ से हमें मिला है, कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। ग्रीकों का आना जाना, ये सब चीजें हमें पता है कि ये मौर्योत्तर काल के अंदर निरंतर रूप से होता रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्रकार से हमें ये भी शो करता है कि कितनी व्यापारिक सामरिकता होगी इस सभ्यता की, जो कोई भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, है ना। और ये मुद्राएं जो हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक की हैं, जो अंदाजा लगाया इतिहासकारों ने। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, आहड़ में जो है बर्तनों से भी संस्कृति सभ्यताओं की पहचान होती है। पर्टिकुलर सभ्यता के अपने खास किस्म के बर्तन रहे हैं, जिसके आधार पर उस सभ्यता का कालक्रम, उस सभ्यता की पहचान, उस सभ्यता की सोच, उस सभ्यता की डेवलपमेंट के मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हम देख रहे हैं, यहाँ से लाल काले बर्तन मिलते हैं, लाल काले मृत भांड। देखो, मैंने कल बताया था जब मैं गणेश्वर पढ़ा रहा था, कपीशवाणी मृत भांड कहाँ से मिले हैं, जिसमें नीला और काला रंग की मात्रा होती है, उस रंग को पेंट किया जाता है, तो कपीशवाणी मृत भांड कहे जाते हैं। जबकि यहाँ पर लाल काले रंग के मृत भांड मिल रहे हैं। ठीक है, और इनको बोला जाता है उल्टी तपाई शैली। क्या बोला जाता है इनको? उल्टी तपाई शैली। उल्टी तपाई शैली। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा बर्तन है, ये खोखला है, इसको पलट के रखा हुआ है, इसका जो होलो पार्ट है वो नीचे है। अब यहाँ नीचे से आग लगा दी है इसमें, तो ये अंदर काला हो जाएगा जल के, और ये आसपास जो है लाल पड़ जाएगा। इसी वजह से इसको बोला गया उल्टी तपाई शैली। ठीक है, ये एक एग्जांपल है देने के लिए। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? बंकोट। ठीक है, और गोरे, इन बर्तनों के स्थानीय नाम हैं जो आहड़ सभ्यता के हैं। इनको ऐसे पूछा जा सकता है, बंकोट और गोरे से क्या संबंध, क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, ये क्या चीज है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। बंकेट और गोरे जो हैं, ये बर्तनों को स्थानीय भाषा में बोला जाता है आहड़ सभ्यता की। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, इसको मैं थोड़ा सा कल्चर और ऐतिहासिकता की तरफ ऐसा रुख दूंगा जो राजस्थान के राजवंशों से संबंधित है, राजस्थान की जो संस्कृति से संबंधित है, मैं उधर की तरफ भी इस सभ्यता का रुख करूंगा, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा। अभी यहाँ बताना जरूरी है, जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा गया है, डेड ऑफ माउंट कहा गया है, ठीक इसी प्रकार ये जो आहड़ सभ्यता है, इसको भी मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी मृतकों का टीला था, और इसके मैं बारे में विस्तार से बात करूंगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि इसकी स्थिति आपको पर्याप्त रूप से क्लियर हो जाए। सभ्यताओं को जब हम पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है। सभ्यताओं के अंदर अपनी ही एक खासियत है, कैसे हम अतीत के अंदर चले जाते हैं, कैसे हम उन धूप छाप के अंदर एकदम पहुंच जाते हैं, कैसे उस महक को हम महसूस कर पाते हैं जो आज से 1000 वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने, हमारे फोरफादरों ने उस चीज को महसूस किया। चलो आज मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसकी लोकेशन किस प्रकार है, मैप के माध्यम से हम समझेंगे, और मुझे लगता है कि जो है ये बात समझ में आएगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ये मैप से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा उदयपुर। ठीक है, ये राजसमंद हो गया। ठीक है, ये भीलवाड़ा हो गया, ये राजस्थान के जिले हैं। ठीक है, ये भीलवाड़ा हो गया, और ये आपका चित्तौड़गढ़ हो गया।
ठीक है, अलग अलग जिले हो गए। अब हमें देखना है यहाँ पर जो है ये पहाड़ी है, इसको बोलते हैं गोगुंदा की पहाड़ी, इनको बोलते हैं गोगुंदा की पहाड़ी है ये, गोगुंदा गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है, ये गोगुंदा की पहाड़ी है। और यहां पर ये एक झील है, इसका नाम है उदय सागर झील, उदय सागर झील है, उदय सागर झील। अब स्थिति भी बताऊंगा इनकी किस प्रकार से। इसी प्रकार एक पहाड़ी यहां पर भी है, ये राजसमंद जिला है, ये खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद जिला। एक यहां पर भी ये झील है, इसका नाम है बिंगोद, बिंगोद नाम है भाई साहब, इसका नोट कर लेना, बिंगोद, ये भी एक झील है। अब क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर जब वर्षा का पानी आता है, ये वर्षा का पानी आ रहा है और ये आ करके ये इस पहाड़ी से सीधा इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर उदय सागर झील के अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारी आयर नदी है, इसके तट पर ये उदयपुर आहड़ सभ्यता यहां पर है, ठीक है, ये आयर नदी है। और जब ये पानी इसके अंदर चला जाता है तो ये नदी जो है ये कहलाती है क्या, बेड़च नदी, बेड़च नदी, ठीक है। इस प्रकार ये जो पानी है अब ये कहां चला जाता है, ये चला जाता है फिर आपका बिंगोद के अंदर, ठीक है। ऐसे ही खमनोर की पहाड़ी से भी वर्षा होती है, यहाँ पर भी वर्षा होती है, और यहाँ से ये जो है जा करके पानी कहाँ मिलता है, ये भी अपना आता है इधर आकर के इसमें मिल जाता है बिंगोद में, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो जो ये है आपका ये हमारी कौन सी नदी है, खमनोर की पहाड़ी से जो आती है, हाँ, ये ऐसे आती है भाई साहब, ऐसे होकर के जाती है, चित्तौड़गढ़ में से होकर जाती है। तो राजसमंद जो ये खमनोर की पहाड़ी से जो पानी आता है और ये नदी जो बनती है इसको बोलते हैं बनास नदी, ठीक है, बनास नदी बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। और कौन कौन से जिलों में जाती है, तो राजसमंद के अंदर, भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में रहती है, ये वहां से बह बह के निकलती है। देखो ये राजसमंद है, ये भीलवाड़ा है, और ये चित्तौड़गढ़ को टच करती हुई जाती है इस तरीके से, उदयपुर में नहीं आती है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि बनास नदी जो है 3 क्षेत्रों को टच करती हुई जाती है, 3 जिलों को, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, आरबीसी के अंदर बहती है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आरबीसी। इसके अलावा बनास नदी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, बनास नदी की अपनी संस्कृति है, मैंने अभी बताया था। तो बनास नदी के नाम क्या क्या है उनको याद कर लेते हैं एक बार। वशिष्ठी, वशिष्ठी, वशिष्ठी इसका नाम है, वशिष्ठी, ठीक है। वशिष्ठी, मैं दोबारा लिखता हूँ, गलत हो गया, वशिष्ठी, ठीक है। वर्णाशा इसका नाम है, बनास नाम है, बनास है, एक तो है बनास। वर्णाशा, वर्णाशा वन की आशा, ठीक है, वर्णाशा है के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक जो नदी है वो यहाँ से भी आती है और इसमें आकर के मिल जाती है। तो हमने देखा जो बिंगोद झील है ये 3 नदियों का संगम हो गया, इसको बोलते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी नदियों का संगम, नदियों का संगम हो गया यहाँ पर, ठीक है।
तो बिंगोद में आकर के कहां कहां से आ रही है? एक तो जो बनास नदी आ रही है खमनोर की पहाड़ियों से, एक गोकुंदा की पहाड़ियों से आ रही है आयर नदी, और एक जो है त्रिवेणी, ये जो यहाँ से नदी आ रही है इसका नाम है मेड़ाल। मेड़ाल नाम है इसका, मेड़ाल नदी भी इसके अंदर आ रही है ना। तो ये देखना, ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर मांडलगढ़ की पहाड़ियां हैं, मांडलगढ़ की पहाड़ियों से ये निकलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, देख लो अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि ये जिले हैं राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। यहाँ गोकुंदा की पहाड़ी है, यहाँ से जो पानी आता है वर्षा का बह करके जो जाता है, नदियां बनती हैं। तो ये नदी कौन सी है? आयड़ नदी बनती है। और ये आयड़ जब तक है, जब तक कि ये नदी जो है उदय सागर झील के अंदर नहीं गिरती है। गिरने के बाद में क्या हो जाती है? ये बेड़च हो जाती है। तो इसीलिए आयड़ नदी की सभ्यता बोलते हैं इसको, आहड़ सभ्यता को, क्योंकि ये उदयपुर की आहड़ सभ्यता है। यहाँ पर ये आयड़ नदी है, ठीक है। और जब ये गिर जाती है उदय सागर झील के अंदर, ये झील है उदय सागर, तो इसको बोलते हैं बेड़च नदी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जब ये नदी आगे जाकर जाती है तो बिंगोद है, बिंगोद झील है, इसके अंदर जाकर के मिलती है, भीलवाड़ा में है बिंगोद झील। तो तब इसको क्या बोलते हैं? तब ये जो है बेड़च नदी हो जाती है, सॉरी बेड़च नदी तब होती है, ठीक है। इसके अलावा जो खमनोर की पहाड़ियों से जो वर्षा का पानी आता है, नदी बनती है, वो नदी जो है आप करके कहाँ जाती है? तो वो भीलवाड़ा के अंदर जो है बिंगोद की झील में जाकर के मिलती है, इसको बनास नदी बोलते हैं। और मांडलगढ़ की पहाड़ी जो है भीलवाड़ा में, जब वहां से ये संगम बनता है यहाँ पर इस जगह भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद के अंदर, तो ये मेड़ाल नदी बनती है। यहाँ से ये मेड़ाल नदी है, मांडलगढ़ की पहाड़ी है, ये मेड़ाल नदी। 3 नदियों का संगम है भीलवाड़ा के अंदर, इसीलिए यहाँ पर जो है मेला भी लगता है, सांस्कृतिक त्योहार यहाँ होता है। इसको हम बाद में बात करेंगे, ये जीएस का वैसा कल्चरल पॉइंट का बात है, तो इसको बाद में बात करेंगे। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और यहाँ पर मेला टाइप का लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कौन है? बिंगोद की झील है। अब हमें पता लग जाएगा। और देखिए एक चीज और है, यहाँ ये भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ये सारे आर्ट्स सभ्यता से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ ही ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के ही अवशेष हमें दिखाई देंगे। जब मैं भीलवाड़ा गिलुंड की बात करूंगा, और मैं जब बालाथल की बात करूंगा, और इसके अलावा जब मैं खेतड़ी और अन्य राज्यों की बात करूंगा, सॉरी अन्य जिलों की बात करूंगा, तब मैं इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार अन्य जिलों के अंदर भी राजस्थान के हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य देखते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी सी कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको। मैं इसको कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको, आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब मैं इसके कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहले ये सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। मैंने आपको शुरू में बताया ग्रामीण सभ्यता है, पितृसत्तात्मक, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता है। यहाँ पिताजी का एक वो रहता है, वर्चस्व रहता है, तो इसके ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त परिवार है, कंबाइंड फैमिली का सिस्टम है, संयुक्त परिवार का रहना है ना, घर को लेके लोग जो होते हैं वो चीज है, ठीक है। चूल्हों का मैंने बताया आपको, एक चूल्हे पर, अब यहां से ध्यान रखना है, एक चूल्हे पर मानव के हाथों के निशान मिले हैं, मानव के हाथों के निशान हैं। संभवतः जब चूल्हा बनाया गया होगा मिट्टी से, तो बनाते टाइम, उसको मोल्ड करते टाइम पर वो हाथ के निशान रह गया होगा,
तो इसी वजह से एक चूल्हे पर हाथ के निशान मिलते हैं। ये बड़ा रेयर सी चीज़ है, इसको ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता के अंदर हमें मिला है कि एक चूल्हे के ऊपर हाथ के निशान जो है छपे हुए मिले हैं। अच्छा, जो मैं बताने वाला था, आहड़ जो है, मैंने बोला ना कि मैं इसको ऐतिहासिक राजवंशों के इतिहास से जोड़ना चाहूँगा आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता जो है, जो मेवाड़ के महाराणा हैं, मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान स्थली है, महाराणाओं की शमशान स्थली। मैंने बोला था ना कि जिस प्रकार मोहनजोदड़ो मृतक का टीला है, इसी प्रकार आहड़ सभ्यता भी मृतक का टीला है। तो ये शमशान स्थली है, ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखनी है, मेवाड़ के महाराणाओं की, ठीक है। इसको महासतिया कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आहड़ सभ्यता की इस शमशान स्थली को महासतिया, महासतिया कहा जाता है, इसको सतिया कहा जाता है। ठीक है, यहां पहली छतरी जो है, पहली छतरी महाराणा अमर सिंह, अमर सिंह की है, ये ध्यान रखना है। पहली छतरी किसकी मिली है? महाराणा अमर सिंह की पहली छतरी है। यहाँ पर सब, अब देखो ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने बताया महाराणा के मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान स्थली है ये सभ्यता, और पहली छतरी जो मिली है महाराणा अमर सिंह की है, यहाँ पर इसको महासतिया कहा जाता है, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा अब मैं जो है थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो इसमें हमें लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिले, ठीक है, हाँ, ये नोट कर लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। महाराणा अमर सिंह की पहली छतरी, महाराणा मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान स्थली है आहड़ सभ्यता, ये बात हमें ध्यान रखना है। मकान की मैं आपको बता देता हूँ, मकान किस प्रकार के बना रहे हैं ये लोग, और मकान से अक्सर पूछ लिया जाता है। बहुत सारी चीजें फैक्ट आपके सामने क्लियर होंगे। सबसे पहले देखिए आप, मकान जो है आयताकार, आयताकार आकार, आयताकार आकार है, यहां मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे आयताकार है तो यह मकान कैसे बना रहे हैं, ये मकान है भाई साहब, ये आयताकार है, रेक्टेंगल फॉर्म है, हमें दिख रहा है। छत जो है ये लकड़ी की बना रहे हैं, ठीक है, ये लकड़ी है। यहाँ पे जो है मिट्टी लीपी दी, मिट्टी से छत को पाटने के लिए, है ना, जिग जैग वाले पैटर्न में या फिर वो चेक वाले पैटर्न में, इसको लीप दिया मिट्टी से, मिट्टी हो गई। यहाँ पे दरवाजा हो गया, ये द्वार हो गया है ना, दरवाजा हो गया। ये जो है फर्श, इसको शिष्ट पत्थर से बनाया है भाई, काला पत्थर शिष्ट पत्थर होता है, उससे इसको बनाया गया है। शिष्ट पत्थर के हमें जो है फर्श मिले हैं, शिष्ट पत्थर फर्श है, फर्श फर्श। दीवारें, ये दीवार है कच्ची ईंटों से, दीवार बनाइए, कच्ची ईंटों से बनाइए भाई साहब, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या कर रखा है, देखो यहां पर जो है ना, ये मिट्टी के घड़े हैं, ये डाल रखे हैं, ये मिट्टी के घड़े हैं। और सभ्यता जो है, ये भारत की सभ्यता है, महानतम सभ्यताओं में से है, क्योंकि इनको जल निकासी प्रणाली का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो यहाँ पर भी आहड़ सभ्यता के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये गंदा पानी है छत का, वर्षा हुई, पानी आया छत पे, या यहाँ से जो पानी निकल रहा है मकान से, गंदा पानी, वो पानी इसके अंदर चला जाता था, इन मटकों के अंदर, और इसको इसके अंदर कंटेन कर लिया जाता था, इसको अंदर रख लिया जाता था। ये मिट्टी के घड़े, मिट्टी के घड़े है ना, मिट्टी के घड़े हैं, ठीक है। अब ये जो पानी है,
इसको एक विधि बोलते हैं चक्रकूट विधि। चक्रकूट विधि राजस्थान के भूगोल में जल संग्रहण की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चक्रकूट विधि है ये। इस पानी को स्टोर कर लिया जाता था और जरूरत पड़ने पर जहां इसकी आवश्यकता है वहां रिश्ता वो पहुंच जाता था। इसको चक्रकूट विधि कहा गया। जल निकासी व्यवस्था के लिए ये सिस्टम हमने देखा। जल निकासी व्यवस्था चक्रकूट विधि। इस विधि को राजस्थान सभ्यता के इतिहासकारों ने या विदेशी इतिहासकारों ने भी इसको साइंटिफिक माना है। इसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका इवैल्यूएशन किया है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पद्धति का माना है चक्रकूट विधि। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये बहुत बढ़िया है ना, किस प्रकार से पानी का संचयन हो सके, है ना, जल संचयन प्रणाली, ये ध्यान रखना है ना, प्रणाली है यहाँ पर। तो मकान की हमें पता लगती। अच्छा, हमने कभी देखा यहाँ पर बनाली के अंदर हमने क्या देखा, बनवाली के अंदर, सॉरी कालीबंगा के अंदर, तो वहां के जो फर्श हैं उसमें कई से हमें अलंकृत ईंटों के फर्श मिले हैं, वो बात अलग है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें फर्श का वो उस चीज का वर्णन नहीं मिलता, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे काले पत्थर है फर्श के अंदर, ठीक है, शिष्ट पत्थर लगाए हुए हैं। छतों के अंदर लकड़ी की छतें हैं, ऊपर से मिट्टी ली भी गई है, कच्ची ईंटों की दीवारें हैं, मटकों का कच्चे घड़ों का इस्तेमाल कर रखा है, मिट्टी के घड़ों का, कच्चे घड़े नहीं मिट्टी के घड़ों का, और यह जल संचयन के लिए इन चीजों को रखा गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से एक चीज का और ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद बताता हूं। अब बताता हूं आपको, देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है। आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आई कुड मेक वेरियस वीडियो फॉर यू। अब देखो यहां से क्या प्राप्त हुआ, बिना हत्थे का जलपात्र, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि हत्थे के जलपात्र होते हैं भाई साहब, ऐसे होते हैं, है ना, पकड़ने के लिए ये होता है। लेकिन यहां से हमें कैसा मिला है, यहां से हमें बिना हत्थे का मिला है, ठीक है, इस प्रकार से मिला है। ये जलपात्र है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, तो बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। और इस बर्तन के आधार पर यह लगाया जाता है कि ये बर्तन जो है ईरानी सभ्यता का है, ईरान की सभ्यता से संबंधित है ना। तो ये संभवतः यहाँ आना जाना रहता होगा, आर जार रहती होगी, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लोगों का आदान प्रदान हुआ करता था, वस्तु विनिमय करते थे, एक दूसरे को मूल्य के प्रतिरूप ही वस्तु दी जाती थी। तो शायद ईरानियों ने ये मृत भांड दे दिया होगा, या बर्तन खाली करने की वजह से ये लेके आ गए होंगे, कुछ सामान ले आए होंगे इसके अंदर, तो रह गए हो गए यहाँ पर आर्य सभ्यता में। तो बिना हत्थे का मृत भांड मिला है, ये कहां से संबंधित है, ईरान की शैली में बना हुआ है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो मृत भांड मिले हैं वो कैसे हैं, यहाँ के गोरे और बंकोट मैंने बोला था। अब यहाँ अनाज भंडारण के लिए, है ना, मृत भांड अनाज भंडारण के लिए, ठीक है। इसको गोरे या कोठे बोला जाता है। गोरे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो गोरे या कोठे बोला जाता है, ये इनके नाम है। इस सभ्यता को बड़े मृत भांड वाली सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। अनाज पीसने की चक्की मिली है भाई साहब, ये कितना मतलब ध्यान है ना अपना, पूर्वजों की बातें। अनाज पीसने वाली चक्की मिलती है, यहाँ से शक्ति मिली है।
ये ध्यान रखो सारी पॉइंट, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा काम की चीज होने वाली है और हम इस सभ्यता का एंड करने वाले हैं पढ़ के। तो अब देखो, नोट कर लो, बड़ी मजेदार चीज होने वाली है, अब मजा आएगा, ठीक है। आर्य सभ्यता का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन हर जगह मैटर करता है भाई साहब। अर्थ बहुत बड़ी चीज है, तो ठीक है। कृषि है, ठीक है, पशुपालन है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य है, उद्योग है। इसको खत्म करते हैं अभी। आर्य सभ्यता से कृषि के साक्ष्य मिले, ये कौन इतिहासकार कह रहे हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार के आर्य सभ्यता से कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद इस सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, क्या था? पशुपालन, मुख्य व्यवसाय। पशुपालन हो रहा भाई साहब। फिर ये पशु कौन था जो पालतू पशु था? पालतू पशु कुत्ता, कुत्ता पालतू पशु है यहां पर, ठीक है। व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य किससे मिलते हैं? नापतोल के बाट मिले हैं यहां पर, ठीक है। उद्योग में जो है तांबे का उद्योग था, तांबे गलाने की भट्टी मिली है भाई साहब, तांबे गलाने भट्टी। तांबे गलाने की भट्टी कहां से मिली है? तो हमें बता देंगे कि हम आर्य सभ्यता से हमें तांबे गलाने की भट्टी मिली है। इसका मतलब यहाँ उद्योग होता होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य होता होगा, क्योंकि यहाँ पे नापतोल के बाट मिले हैं। पशुपालन के लिए यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हैं कि पशुपालन में जो है प्रिय पशु, पालतू पशु जो था कुत्ता था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये सभ्यता कृषि जानती थी, कृषि इनके आर्थिक विकास के लिए, इनके आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा स्रोत था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये कहा गया कि कृषि जो है इनका एक स्रोत था आर्थिक जीवन का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या मिला है हमें? लकड़ी के छपाई के ठप्पे मिले हैं, लकड़ी के छपाई के ठप्पे। तो एक चीज तो ये हमने देख ली, इतना हमें क्लियर हो गया। दूसरा, लकड़ी की छपाई के ठप्पे मिलते हैं भाई साहब, लकड़ी की छपाई के ठप्पे। मुझे याद है जब बचपन में हम मेले वेले में घूमने जाते थे, उस टाइम पर जो है वो एक आदमी अपने साथ में इतने सारे लकड़ी के टुकड़े रखते थे। वो पत्थर की मानिंद थे, पत्थर की तरह थे, लेकिन वो रंगों में सजे रहते थे। कोई मैरून कलर का, कोई हरे कलर का, कोई नीले कलर का, और उसमें जो है खुदाई हुआ करती थी, जिसको इंग्रेविंग बोलते हैं, एचिंग बोलते हैं, कार्विंग बोलते हैं। तो वो जो है हाथों पे लगाता था प्रेस करके, तो वो छप जाता था। उसको कपड़ों के प्रिंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसको किसी और चीज पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। तो यहाँ से लकड़ी के ठप्पे मिले छपाई के, ठीक है। इसको राजस्थान में क्या बोला जाता है? राजस्थान की स्थानीय भाषा में इसको बतकाड़े बोला जाता है। बतकाड़े, बतकाड़े बोलते हैं। ये छपाई के ठप्पे हैं। आहड़ को रंगाई छपाई का केंद्र कहा गया। रंगाई छपाई का केंद्र, रंगाई छपाई का केंद्र कौन सा है? केंद्र है, केंद्र आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। लाल रंग के, काले रंग के मृतबाण मिले हैं। लाल रंग जो बाहर से, काला रंग अंदर से, तो मृतबाण बोले हैं। उसको क्या बोला? उस टेक्निक को उकेड़ा विधि या ऊपर चिपकाई विधि के नाम से उनको बोला गया था। वो बर्तन कौन से हैं? गोरी बंकोट, ठीक है। शवदान मैंने बताया कि यहाँ पर शवदान कैसे है, शवदान की प्रक्रिया देख लो। शवदान में यहाँ पर सबसे पहले तो जो मुर्दा है, डेड बॉडी है, शव है, मृतक है, उसको दफनाया जाता था। उत्तर की तरफ सर रहता था, ठीक है। ये दक्षिण है, दक्षिण की तरफ इसके पांव,
और इसके हाथ ये इधर ऐसे हो गए। उत्तर में सर है इसका। यहाँ पर आभूषण रखे जाते थे, ये मिट्टी के बने होते थे। इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म के अंदर इनका विश्वास था, आस्था थी कि पुनर्जन्म में इसके साथ ये चीजें उपयोगी होंगी। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के आभूषण, मिट्टी के आभूषण का दफनाना कहाँ से मिल रहा है? आर्य सभ्यता से मिल रहा है। कालीबंगा से भी हमें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ दफनाया जाता था। सामूहिक शवदान था, और वो सामूहिक नहीं, आंशिक और जो है पूरा, मतलब एक प्रकार से जिसको बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण, वो चीज थी वहां पर। यहाँ हम अभी देख रहे हैं आहार सभ्यता में शवदान कैसा है। तो उत्तर की तरफ सर है, दक्षिण की तरफ पांव, साथ में कुछ आभूषण वगैरह मिट्टी से निर्मित जो थे उनको दफनाया जाता था। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से छपाया जाता था। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। मकान का मैंने बताया, मकान किस प्रकार बनाए जाते थे, ये बहुत मेन चीज है। यहाँ से जो है बनासियन बुल मिला है, यहाँ से हमें जो है क्या मिला है, बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, और यहाँ से 6-7 चूल्हों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मानव की हथेलियों के निशान चूल्हों पर। तो ये मैंने आज आपको एक मोटी मोटी चीजें बताई थी इसके बारे में। तो मैं समझता हूं कि आज आपको उदयपुर की ये आहार सभ्यता क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि सभ्यताओं के अंदर इतनी विविधता है कि पर्टिकुलर सभ्यता को याद करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। बहुत से नाम ऐसे आते हैं कि वो जुबान पर आदमी के नहीं चढ़ते, बोल के नहीं पिया जा सकता इन चीजों को विचार विमर्श के साथ में, डिस्कशन के साथ में, शेयरिंग के साथ में, लर्निंग के साथ में इनको सीखा जा सकता है। बड़े मजेदार चीज है सभ्यताओं का पढ़ना। सभ्यताओं के अंदर एक अलग ही बात है। जब हम किसी सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो हम उस दौर के अंदर चले जाते हैं, उस धूप छाव के अंदर हम चले जाते हैं, उस वातावरण के अंदर हम चले जाते हैं, उस धूल उड़ती हुई मिट्टी की सड़कों पर और आते हुए सूरज के प्रकाश को हम महसूस कर पाते हैं। तो ये आहार सभ्यता के ऊपर मेरी बात है। अब जो है मैं नेक्स्ट सेशन लेने आने वाला हूँ गिलुंड के ऊपर। ये उदयपुर का ही क्षेत्र वो है, वो उदयपुर से सटा हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में और भी सभ्यताओं के बारे में बात करूंगा, जैसे ओजियाना है और बालाथल है, इनके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मेरा आज का वीडियो आहार सभ्यता के ऊपर था। अगर आपको अच्छा लगता है आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं अपना मोटिवेशन के साथ में काम कर सकूं। दोस्तों, वीडियो बनाते समय किसी प्रकार की ध्वनि की बाधा उत्पन्न ना हो, इस वजह से मैं अपना पंखा भी ऑफ करना पड़ता है मुझे गर्मी के इस माहौल के अंदर। बस ये आप तक पहुंचने के लिए इस प्रकार की परिस्थितियों का भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा एंजॉइंग है। तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।